अगर किसान के पास 1 लाख का फोन है तो वो कमाता तो खाता, किसी के चोरी लेके थोड़ी खा रहा है। हाँ जी। अगर कमा के खाए वो 2 लाख का लेके खाए, किसी मंत्री से थोड़ी लेके खा रहा है। ये तो बात है ना। आप कब तक यहाँ पर बैठे? हम तब तक बैठेंगे जब तक कोई मसला नहीं हल होगा। हम अपना हक लेके जाएंगे। तो क्या लगता है कि कल सरकार के साथ मीटिंग है, किसान जथेबंदियों की, कोई हल निकल? पहले भी 2 मीटिंग हुई, नहीं हल निकला, कल भी निकलेगा, हम इधर ही हैं। हम नहीं जाएंगे जब तक कोई हल नहीं निकलेगा, हम इधर ही हैं। कृषि कानूनों को लेकर आज किसानों का भारत बंद है, यानी कि आज 8 दिसंबर को भारत बंद की कॉल दी गई थी। तो वामसेब के जो नेशनल प्रेसिडेंट है वामन मेश्राम जी, उन्होंने भारत किसानों का जो भारत बंद है उसको समर्थन दिया था। तो उसी के तहत राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के जो लोग हैं यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर आए हैं। हम लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? प्रभा। आप क्या लगा आपको कि इस प्रोटेस्ट में आपको आना चाहिए मैडम? ये किसानों के विरुद्ध है ये, और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में जो देने वाले हैं, पूरी फसल जो है उनकी जाने वाली है, तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मान्यवर मेश्राम जी के आह्वान पर बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और किसान मोर्चा यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी आई हैं, तो और जो बॉलीवुड अभिनेत्री है कंगना रनौत, उनका कहना है कि जो महिलाएं आई हैं वो 100 रुपये दिहाड़ी पर आती हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? सर ये तो बहुत ही गलत बोला है, और एक दिन वो भी आकर इधर बैठकर दिखाए जी। पूरा दिन रात में सर्दी में इधर बैठे, तब पता चलेगा कि 100 रुपये लेकर के यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। जी। 100 रुपये तो बहुत कम बोल दिया उसने, वो मेरे ख्याल से लाखों रुपए देंगे तब भी यहाँ नहीं बैठेगी आकर के। जी। क्या नाम है सर आपका? रमाकांत। रमाकांत जी, यहाँ पर आप आए हैं, तो जो मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, यहाँ तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग वो एक किए गए हैं किसी पार्टी का द्वारा प्रोजेक्टेड प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा नहीं है, केवल एक ही समाज को लेकर के अगर बदनाम किया जा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हैं, SC ST और जो भी माइनॉरिटी है कन्वर्टेड, सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा उनका कहना गलत है। जी। और क्या लगता है आपको, जो सरकार है किसानों को डेट पर डेट दी जा रही है और कोई हल नहीं निकल रहा है, 7-7 घंटे 8-8 घंटे की मीटिंग हो रही है, तो फिर भी सरकार है कोई निर्णय नहीं ले पा रही है? क्या कारण लगता है आपको इसमें? निर्णय इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि EVM उसके हाथ में है जी। और वो किसानों के आंदोलन को डाइवर्ट करके जो है इस आंदोलन को साइड में रखना चाहती है, करना चाहती है, क्योंकि वो उसको जो है पता है कि हमको किसानों का और आज के जो भी हमें वोट दे रहे हैं, तो वो उसको लग रहा है कि वोट जो है हमारे हाथ में ही है, तो EVM के द्वारा हमारे ही हाथ में पहुंचना है। इसलिए उसको जो है किसानों की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए वो कई बार जो है वो मीटिंग करते हैं और फिर भी वो डिसीजन नहीं निकालते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो बैकग्राउंड में वो चाहते हैं कि ये लोग करते रहें, क्योंकि 8 तारीख का जब धरना प्रदर्शन का घोषणा किया गया था तो उन्होंने चर्चा किया, चर्चा के बाद भी जो है उन्होंने कहा कि भाई हम डेट बढ़ा करके 9 तारीख को चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि डिसीजन जो लेने वाले लोग हैं वो अपने मन से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, किसी के इशारे पर डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि वो जो है इस आंदोलन को डाइवर्ट करके ही जो है पीछे करना चाहते हैं और कुछ नहीं है इसमें। आपने EVM की बात की, यहाँ पर तो किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो EVM का जो मुद्दा है वो किसानों के मुद्दे के साथ कैसे जुड़ता है इसलिए क्योंकि हमारे किसान यहाँ पर ही नहीं, पूरे देश भर में आज के दिन में भारत बंद का जो बुलाया गया है कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ बहुत समय से यहाँ पर सिंगू बॉर्डर भी है या और भी कई बॉर्डर हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं किसान, तो उनकी बात को सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं। इसके पहले और भी आंदोलन हुए। नहीं, मैं EVM के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपने EVM शब्द यूज़ किया है कि EVM के बारे में कैसे जोड़ रहे हैं EVM के साथ आप इसको, EVM किसान आंदोलन के साथ इसको? EVM को जोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि उनकी परवाह नहीं है ना किसानों की, उनको कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं। उनको नहीं चाहिए, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो हाँ। ये EVM का है। बिल्कुल ठीक है सर। आप क्या कहेंगे सर, जो EVM की बात की है वो उन्होंने ठीक से बताया नहीं है, क्यों जोड़ रहे हैं आप इस? मैं EVM के बारे में इसलिए हम लोग जोड़ना चाहते हैं क्योंकि सरकार अगर वोटों के हिसाब से, किसानों के वोटों के हिसाब से बनती जी, तो सरकार को ये डर रहता है कि किसानों के विरोध में हम काले कानून लागू कर रहे हैं, और अगर
किसानों का वोट हमको नहीं मिलेगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार को ये मालूम है हमें किसानों के वोट की ज़रूरत नहीं है, हम ईवीएम से वोट चोरी करेंगे और ईवीएम के द्वारा सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद में फिर किसान हो, मजदूर हो, बेरोज़गार हो, युवा हो, पढ़ा लिखा बच्चा हो, पूरे देश भर के अंदर में ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी सब जगह आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सारे आंदोलन कुचले जा रहे हैं। यहाँ किसान भाई जो बैठे हुए हैं 3 कानूनों को लेकर के कि ये काले कानून हमारे विरोध में जो है उनको सरकार वापस ले, लेकिन सरकार का एजेंडा खुला है कि हम बिल्कुल भी इन कानूनों को वापस नहीं लेने वाले हैं। आप चाहे कितना ही बड़ा प्रोटेस्ट करो, क्योंकि हमारी सरकार ईवीएम की सरकार है, तुम्हारे वोटों से चुनी हुई सरकार नहीं है। ये एजेंडा ईवीएम के हम लोग इसलिए जुड़ रहे हैं। और अभी सर जो बीजेपी से है कपिल मिश्रा है, जो पिछले समय में शाहीन बाग के समय में भी चर्चा में आए थे जब दिल्ली में दंगे हुए थे, अभी उनका बयान आया है कि जो किसान हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सिख समाज के लोग हैं वो दूसरा शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको यहाँ से उठाएंगे यहाँ से। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये उनका एजेंडा है कि कहीं भी सही विद्रोह जहाँ भी हो रहा है उस विद्रोह को हमें कुचलना है, दबाना है, और जो हिंदुत्व का उनका एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर वो चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम इनको भी हटाएंगे शाहीन बाग की तरह। तो शाहीन बाग क्या था? शाहीन बाग जो था वो भी CAA के ऊपर था, और CAA भी पूरे देश भर के अंदर जो OBC, SC, ST, माइनॉरिटी और किसान है सबके विरोध में कानून था वो भी, तो उस पर भी पूरे देश भर के अंदर इनका विद्रोह हुआ और उसमें भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, माननीय बावन मेश्राम साहब के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, उसमें इनको पीछे हटना पड़ा था। तो इनके सरकार इनने EVM से बना ली, लेकिन देश अकेले इनके बाप का नहीं है। देश ऑल इंडिया में जितने भी मूल निवासी लोग हैं और जितने भी लोग हैं उन सभी का देश है। तो अकेले इनके सरकार बनाने से ये चाहेंगे कि हम जो चाहें वो लागू कर देंगे, ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों कानून इनको वापस लेना पड़ेंगे, और नहीं लेते हैं तो ये आंदोलन, जैसा कि सारे लोग मिल करके कह रहे हैं कि ये आंदोलन और भी उग्र होगा, क्योंकि ये कानूनों के माध्यम से पूरे देश के जो लोग हैं, किसान लोग हैं, वो एकदम गरीब होते जाएंगे। मैं थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये जो तीनों कानून हैं, वो पहला कानून ये कहता है कि हमारा किसान, उन लोगों ने कहा कि कहीं भी ऑल इंडिया में जा कर के अपनी मर्जी से फसल बेच सकता है। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब कि दूसरे कानून में कंपनी और व्यापारी लोग जो बड़े बड़े जैसे कि अडानी, अंबानी और बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग हैं, वो किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरी चीज़ है कि वो कितना ही भंडारण कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, जो दूसरा कानून है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो अभी शुरुआत में क्या करेंगे, किसानों की जो फसल है उसका दाम ज़्यादा लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा किसान थोड़ा सा लालच में आकर के ज़्यादा दाम मिल रहा है तो उसको फसल देगा, और 5-7 साल तक वो फसल बेचता जाएगा, कंटिन्यू बेचता जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, वो भंडारण करती जाएंगी, और बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कोई गिनती नहीं है, अनकाउंटेबल नंबर में उनके पास में मटेरियल जो भी है, प्याज, आलू, टमाटर, गेहूँ, चावल, सब कुछ वो जमा कर लेंगे, भंडारण कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, वो कंपनियां कहेंगी अभी हमारे पास स्टोर हो गया, अब स्टोर होने के बाद में हमें ज़्यादा माल की ज़रूरत नहीं है, अभी जो दाम हम पहले ज़्यादा दे रहे थे किसान को वो एकदम डाउन कर देंगे। और इधर दूसरी तरफ 5-7 साल के अंदर में जो मंडियां हैं और जो मंडियों के अंदर बिचौलिए हैं, तो बिचौलिए और मंडियां, जब उनको मटेरियल नहीं मिलेगा, उनको सामान मिलेगा नहीं, क्योंकि किसान सामान दे रहा है बड़ी कंपनी को, व्यापारियों को, तो इधर बिचौलिए और मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। इधर ख़त्म हो जाएंगी तो किसान फिर, सरकार यही कह रही है ना कि हम तो बिचौलियों को ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, बिचौलियों को ख़त्म कर रहे हैं, ये सरकार का यही तो षड्यंत्र है। बिचौलियों को ख़त्म करके जो किसान को, अभी जैसे उसके बच्ची की शादी है किसान के, या उसके बच्चे की फीस भरनी है, तो किसान सीधा बिचौलिए के पास जाता है, मंडी व्यापारी के पास चला जाता है, और वहाँ से वो एज ए लोन, जो कि हो सकता है 1 रुपये 2 रुपये ब्याज दर पर उसको मिल जाता है, और बाद में जब फसल आती है तो वो वहाँ लोन चुकता कर देता है और अपनी बच्ची की शादी कर लेता है, बच्चे की पढ़ाई की फीस भर देता है। लेकिन अभी अडानी अंबानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जब ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी और बिचौलिया ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे किसान को, अभी जैसे आप देखो आम अभी जो चल रहा है उसमें आपको लोन लेने के लिए हमारा किसान अगर जाता है तो उसकी चप्पल, नई चप्पल खरीदेगा ना, वो चप्पल ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसको लोन नहीं मिलता है।
बैंक का इतना मतलब क्रिटिकल वो प्रोसेस है जिसमें वो हमारे किसान को लोन नहीं मिल पाता है। तो बाद में ये लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से किसान को अपने ऊपर निर्भर करने के बाद में उसको अधर में छोड़ने वाले हैं। इससे क्या होगा, किसान कमज़ोर होता जाएगा और जो व्यापारी है वो व्यापारी ज़्यादा मुनाफा कमा करके और ज़्यादा पैसे वाला बनेगा। मजबूरी में आकर के जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ में किसान ने किया, वो ज़मीन किसान को वहाँ छोड़ करके जाना पड़ेगी। छोड़ करके जाने का मीन्स ये है कि औने पौने दामों में देना पड़ेगा, तो किसान बिल्कुल ज़मीनहीन हो जाएगा। तो जो किसान है वो क्या चाह रहा है कि जो बिल है वो समाप्त हो, जहाँ ख़त्म हो, जहाँ उसमें कोई शोध किया जाए? बिल्कुल शोध होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें संशोधन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा पहले था एज इट इज़ रखा जाए। तीनों कानून काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाए, तभी एक किसानों का बेनिफिट हो सकता है। अगर किसान हितैषी सरकार है तो इसको जल्दी से जल्दी ये काले कानून वापस लेना चाहिए।